नतीजे अब जारी कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हम, जहां पर चुनाव आयोग ने नतीजे अब जारी कर दिए हैं। सिराथू सीट डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हार चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव आयोग ने रिजल्ट अब जारी कर दिए हैं। सिराथू सीट डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हार चुके हैं। सपा गठबंधन प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने जीत दर्ज कर ली है। 7,337 वोटों से जीत चुकी हैं पल्लवी पटेल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अब लगभग बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। एक बार फिर से बीजेपी की सीट तय मानी जा रही है, लेकिन सिराथू सीट डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हार चुके हैं, जो कि एक बड़ी हार उनके लिए मानी जा रही है। सपा गठबंधन प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने जीत दर्ज कर ली है। एक और बड़ी खबर, 7,337 वोटों से पल्लवी जीत चुकी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी पूजा मोहन पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, सिराथू सीट हार चुके हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, एक बड़ी हार को देखा जा रहा है, लेकिन उनके सामने पल्लवी पटेल जो कि 7,337 वोटों से जीत चुकी हैं, एक बड़ी जीत उनके लिए मानी जा रही है। लेकिन जो कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, उनके लिए एक बड़ी हार, किस तरीके से देखती हैं आप? बिल्कुल ऋषभ, मैं आपको बता दूं कि सिराथू सीट बेहद हॉट सीट में से एक है, और सुबह से ही सबकी नजर जिस तरीके से सीएम की सीट पर लगी हुई थी, क्योंकि वो पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम थे जिनका ये गढ़ माना जाता है सिराथू। वहां पर पल्लवी पटेल जो कि अपना दल कमेरा वर्ग से आती हैं, और कृष्णा पटेल इनकी मां है, जो किसी और सीट से चुनाव लड़ रही थी। हालांकि वो चुनाव हार गई हैं, लेकिन पल्लवी पटेल चुनाव जीत गई हैं। पल्लवी पटेल जिनको टिकट जब समाजवादी पार्टी गठबंधन ने दिया, उस दौरान पल्लवी पटेल ने साफ तौर पर कहा कि मैं इस सीट से चुनाव लड़ना नहीं चाहती, क्योंकि आपकी मंशा है कि आप मुझे चुनाव हरवाना चाहते हैं, इस वजह से आप मुझे इस सीट से टिकट दे रहे हैं। लेकिन जो ये पल्लवी पटेल की जीत है, ये अप्रत्याशित है। और सबसे बड़ी बात ये कि अब से कुछ देर पहले ही, यानी कि हम कुछ घंटों पहले की बातचीत अगर कर लें, तो कुछ घंटों पहले ही इस सीट पर आधे घंटे के लिए वोटिंग रुक भी गई थी, हंगामा खड़ा हुआ, भाजपाइयों ने जमकर हंगामा काटा, रिवोटिंग की मांग की गई थी। उसके बाद शाम को 9 बजते चुनाव आयोग ने जो पूरा समीकरण है वो साफ कर दिया और नतीजे डिक्लेयर कर दिए। सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम हैं और कभी सीएम पद के प्रबल दावेदारों में से एक माने जाते रहे हैं, वो अपनी सीट हार चुके हैं, और ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। जी पूजा, इसके अलावा एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, सिराथू विधानसभा क्षेत्र की जनता के फैसले को विनम्रता पूर्वक अब स्वीकार कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। ये वही हैं जो कुछ समय पहले तक अपनी जीत का दमखम भरते रहे थे, लेकिन अब हार को बखूबी स्वीकार कर रहे हैं। बिल्कुल हार को स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि जनता के जनादेश के आगे किसी की नहीं चलती। बीजेपी को जनादेश, प्रबल जनादेश और प्रचंड जनादेश उत्तर प्रदेश के अंदर मिला है, जिसकी अपेक्षा शायद मेरे ख्याल में बीजेपी ने भी नहीं की होगी। 273 सीटों पर बीजेपी के रुझान हैं, जो कि अब से कुछ घंटों के बाद एकदम क्लियर हो जाएंगे कि कितनी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। हालांकि बहुमत के जो आंकड़ा है उसको बहुत ज्यादा आगे क्रॉस कर चुकी है बीजेपी, और डिप्टी सीएम ने फिलहाल अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। और पल्लवी पटेल के लिए, या यूं कहूं कि अपना दल कमीरा वर्ग के लिए, ये बहुत बड़ी जीत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा तमाम जानकारियों के लिए। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव के रुझान पूरी तरीके से आने लगे हैं। विधानसभा चुनाव में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। इसके साथ ही कुछ रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। इस चुनाव में कुछ ऐसी सीटें हैं जो कि हार जीत के आगे की पहली हैं। पहली बार विधायकी का चुनाव लड़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर सीट से आसान जीत हासिल कर ली है। उन्होंने 1 लाख से ज्यादा वोटों से सपा की प्रत्याशी शुभावती को हराया है। करहल से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जीत गए हैं। अखिलेश ने अपने प्रतिद्वंदी एसपी सिंह बघेल को 1 लाख से ज्यादा वोट के अंतर से हराया है। वहीं गौतम बुद्ध नगर जिले में पंकज सिंह ने नोएडा सीट पर रिकॉर्ड जीत हासिल की है। उन्हें 2 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी सपा प्रत्याशी सुनील चौधरी को 1.79 लाख वोट से हराया है।
ये अब तक की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले अजीत पवार ने 1,65,000 वोटों से जीता था। वहीं कैराना में सपा विधायक नाहिद हसन ने चुनाव जीत लिया है। कन्नौज से भाजपा के प्रत्याशी पूर्व आईपीएस असीम अरुण ने 6,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत के बाद योगी आदित्यनाथ बीजेपी के दफ्तर पहुंचे हैं। हुजूम के बीच लखनऊ दफ्तर पहुंचे योगी आदित्यनाथ। करीब 5:45 बजे वो मंच पर पहुंचे और साथ ही मंत्रियों पदाधिकारियों के साथ गले मिले और जमकर गुलाल उड़ाया और विजयी भाषण भी दिया। सीएम योगी ने कहा कि जब मोदी जी जैसा नेतृत्व हो तो ऐसे ही प्रचंड बहुमत मिलता है। विजय उल्लास से शुरू हुआ ये 30 मिनट का कार्यक्रम जय श्री राम के नारों के साथ खत्म हुआ। ये कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम बता रहे हैं किस तरीके से बीजेपी ने जश्न मनाया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इन 4 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सुशासन को एक बार फिर से जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी और अपने उन सभी नेताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 4 राज्यों में पुनः अपनी सरकार वापस लाने में सफल रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं जहां पर अब जीत के बाद योगी आदित्यनाथ कर्मचारियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जमकर गुलाल उड़ाया, जीत का जश्न मनाया। बीजेपी पहले से ही दमखम भर रही थी कि इस बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में वापस आने वाली है और ऐसा इतिहास वापस रचा गया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने जा रही है और कई सारे इतिहास रचे गए हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश, जहां पर सबसे ज्यादा विधानसभा सीट हैं, 404 विधानसभा सीट हैं और यहां पर सबसे ज्यादा बहुमत हासिल किया बीजेपी ने। तो 4 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा ने कैप्टन अभिमन्यु से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सह प्रभारी बनाए गए कैप्टन अभिमन्यु हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, आपने बड़ी मेहनत जो है जमीनी स्तर पर करी थी और हमने देखा कि किस तरीके के परिणाम भी जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार जो है उत्तर प्रदेश में बनाने जा रही है। किस तरीके से सर इसको देखेंगे? देखिए, 10 मार्च 2022 इस देश के राजनीति के, लोकतंत्र के इतिहास में एक बहुत ही मील का पत्थर, महत्वपूर्ण तारीख साबित होने जा रही है, जहां पर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार पिछले 7-8 सालों से देश की सेवा कर रही है, देश की जनता, गरीब के कल्याण के काम चला रही है। वहीं मोदी जी को पूरे विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय जननेता के तौर पर स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर के उभरा है और उत्तर प्रदेश जो लगभग भारतवर्ष का एक प्रकार से 5वां हिस्सा है और इन 5 राज्यों में कुल मिलाकर के
4 राज्यों में स्पष्ट बहुमत की, प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना 2022 के इस चुनाव में ऐसा माना जा रहा है कि इससे 2024 का लोकसभा का चुनाव, उसकी धारा स्पष्ट होती है, उसकी दिशा स्पष्ट होती है, उसका मायने 2024 से लेकर के अगले आने वाले 2029 तक का इस देश के राजनीतिक दिशा को तय करने वाला ये चुनाव था। केवल राजनीतिक दिशा नहीं, इस देश में जिस प्रकार से सुशासन के विकास के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की नीति जो मोदी जी ने लागू की है, तो इन चुनावों ने मोदी जी के उस दूरदर्शी नेतृत्व के ऊपर एक जबरदस्त मोहर लगाने का काम किया। वहीं उत्तर प्रदेश में एक डबल इंजन की सरकार के तौर पर योगी जी ने पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से सुशासन दिया, जिस प्रकार से एक ऐसा मजबूत प्रशासन चलाने का काम किया जिसमें गुंडे, बदमाश, अपराधी और माफिया वह पूरी तरह से नेस्त नाबूद होने की स्थिति में आ गए। आम जन खुल करके एक खुली हवा में सांस लेने की अधिकार उसको मिला। उस श्रेष्ठ कार्य के ऊपर उत्तर प्रदेश की जनता ने इस प्रचंड बहुमत के साथ जो मोहर लगाने का काम किया है, यह एक बहुत बड़ा देश की राजनीति में दिशा देने वाला ये जनादेश है। सर, हम देख रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खास तौर पर बात करें तो एक बड़ी चुनौती जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं ना कहीं देखने को मिल रही थी। आप भी लगातार ग्राउंड स्तर पर जो है कार्य करते हुए नजर आ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लिए। आपसे पिछले दिनों भी जब बात होती थी तो आप कहते थे कि अच्छा प्रदर्शन जो है कहीं ना कहीं रहेगा। इस बार किस तरीके से देखें, या लगभग 135 के आसपास सीटें आती हैं, उसमें से 90 के आसपास जो अभी तक जानकारी है प्लस जो है भाजपा चल रही है, एक बड़ी चुनौती थी, कहीं ना कहीं उसको पार किया है। देखिए, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने पिछले 6 महीने से हमने जिस प्रकार से उनको काम करते हुए देखा है, इतना मजबूत संगठन वहाँ के हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सभी प्रमुख नेताओं ने बनाने का काम किया है। जहाँ एक और केंद्र और राज्य सरकार के काम गिराने के लिए थे, वही संगठन की मजबूती नीचे बूथ स्तर तक इस चुनाव के परिणाम के लिए जिम्मेदार है। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में, जबकि एक गठबंधन, एक बड़ा प्रभावी गठबंधन लेकर के विपक्ष आया था, जिसमें जो जाति और सांप्रदायिक आधार पर चुनाव को लेकर के उन्होंने ले जाने का प्रयास किया था, तो चुनौती निश्चित तौर पर थी। वहीं मीडिया ने जिस प्रकार से किसान आंदोलन के प्रभाव को दिखाने का काम किया था कि उसके बहुत बड़े नकारात्मक प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के लिए जो संभावनाएं हैं उन पर हो सकते हैं। इन सब जो प्रतिकूल परिस्थितियां, जो चुनौतियां थी, कार्यकर्ता ने, भाजपा के कार्यकर्ता ने राष्ट्रीय नेतृत्व के, प्रादेशिक नेतृत्व के मार्गदर्शन में कड़ी मेहनत की, बड़ी लगन से, बड़ी निष्ठा से जनता के बीच में काम किया, जनता के बीच में विश्वास बहाली का प्रयास किया और अपने मुद्दे, अपनी विनती जनता के बीच में लेकर के गए और वो जो सांप्रदायिक और जातिवादी गठजोड़ था उसको परास्त करने में सफलता प्राप्त की है। कांग्रेस के प्रदर्शन को सर किस तरीके से देखेंगे? उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अब बिल्कुल ना के बराबर ही कांग्रेस दिख रही है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बना रही है। तमाम जगहों पर कांग्रेस एकदम साफ होती हुई दिखाई दे रही है। किस तरीके से कांग्रेस को देखेंगे? आज़ादी का अमृत महोत्सव ये देश मना रहा है। महात्मा गांधी जी ने सपना लिया था, महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के तत्कालीन आज़ादी के बाद जो नेतृत्व था उसको सुझाव दिया था, हिदायत दी थी, अपनी तरफ से उन्होंने आग्रह किया था कि कांग्रेस का अब कोई और काम बाकी नहीं रहा। उनके समझ में कांग्रेस के लिए आज़ादी तक की भूमिका उन्होंने स्वीकार की थी। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने चिंता व्यक्त की थी कि कांग्रेस पार्टी अगर आगे देश की राजनीति में चलती है तो कहीं न कहीं ये जो भी कोई योगदान आज़ादी को लेकर के किया गया, ये आने वाली पीढ़ियां उसकी कीमत वसूलने ना लग जाएं। ये चिंता व्यक्त करते हुए महात्मा गांधी जी ने आग्रह किया था कि कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर देना चाहिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस 75वें साल में ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपनी समाप्ति की ओर अपने अंतिम कदम अब बढ़ा चुकी है। सर, इसके अलावा अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का गठबंधन था। हालांकि ये भी कहा गया जयंत चौधरी के लिए कि उन्होंने गलत घर जो है चुन लिया है।
अब कुल मिलाकर जिस तरीके से इस गठबंधन का प्रदर्शन रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जो है मजबूती के साथ सरकार चलाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जनादेश मिला है और जनादेश को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता की सेवा करने का काम, उत्तर प्रदेश में सुशासन और विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं जो ये प्रादेशिक दल हैं, ये परिवारवादी दल हैं, ये जातिवादी और सांप्रदायिक विचारधारा को लेकर के काम करने वाले लोग हैं, इनके लिए भी एक सबक है और ये भी कहीं ना कहीं आत्ममंथन, आत्मचिंतन करने को विवश होंगे। लेकिन सर, पंजाब के जो नतीजे निकलकर सामने आए वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। हालांकि बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी को ज्यादा पंजाब से उम्मीदें भी नहीं थी, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरीके से उभर कर सामने आई है, अब क्या भविष्य में आने वाले समय में क्या आम आदमी पार्टी एक चुनौती सामने साबित होगी, या किस तरीके से आम आदमी पार्टी के इस प्रदर्शन को आप देखते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी को पंजाब की जनता ने बड़ा प्रचंड बहुमत देने का काम किया है और एक पंजाब में मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते पिछले 15 वर्षों में बार बार संगठन में काम करने का सौभाग्य मुझे मिला है। चुनाव में भी मुझे प्रभारी के नाते काम करने का मौका मिला है और जो मैं पंजाब को समझ पाया हूँ, पंजाब की जनता विकल्प खोज रही थी। पंजाब की जनता जो परिवारवादी राजनीति है उससे तंग हो चुकी थी। पंजाब की जनता एक सकारात्मक ऊर्जा वाली विकल्प को भी देख रही है। यह आम आदमी पार्टी के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि वह पंजाब की जनता की अपेक्षाओं पर किस प्रकार से खरा उतरेंगे। पंजाब के अंदर सामाजिक सौहार्द बना रहे, पंजाब के अंदर सामाजिक सद्भाव बना रहे, पंजाब के अंदर आर्थिक उन्नति तरक्की के लिए उद्योग और व्यापार को प्रोत्साहन मिले, पंजाब के किसानों की भलाई के लिए, किसान के कल्याण के लिए काम हो, पंजाब के गरीब की भलाई के लिए वो सरकार काम करे, पंजाब में कानून व्यवस्था अच्छी बनी रहे और पंजाब में फिर से वह राष्ट्र विरोधी ताकतें सिर न उठा सके, जिनके कारण से पंजाब की एक पूरी पीढ़ी उसको बर्बादी के कगार पर खड़ा रहना पड़ा था। ऐसे में चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव भविष्य की एक बहुत बड़ी नींव रखने का काम कर रहा है। आने वाले समय में जो आज जिस विकल्प को देख करके आज आम आदमी पार्टी को ये मत मिला है, मैं स्पष्ट भविष्य देख पा रहा हूँ। आने वाले समय में पंजाब के लोग राजनीतिक जो धारा की, जो राष्ट्रीय राजनीतिक धारा है, मुख्य धारा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक मजबूत विपक्ष की भूमिका जनता के बीच में, जनता के साथ लग करके निभाने का काम करेगी। सर, दो प्रश्न और पूछूंगा छोटे छोटे। एक तो सर ये कि अब जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, मोदी मैजिक या फिर योगी आदित्यनाथ का जो जिस तरीके से कहा था कि उनका जलवा जो है देखने को मिलता था, या फिर अमित शाह जी की बात करें, या फिर कलेक्टर लीडरशिप, किस तरीके से देख रहे हैं? लेकिन निश्चित तौर पर भारत के प्रधानमंत्री जी के रूप में आदरणीय मोदी जी का राष्ट्रीय नेतृत्व और उनके साथ में डबल इंजन की सरकार चलाने वाले उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी का, उत्तर प्रदेश के स्तर पर जो उन्होंने काम किया वो नेतृत्व, संगठन के स्तर पर हमारे आदरणीय अमित भाई शाह जी उत्तर प्रदेश के रग रग से, नस नस से वाकिफ हैं, उनका मार्गदर्शन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी का संगठनात्मक नेतृत्व, धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे उत्तर प्रदेश चुनाव के प्रभारी, और अन्य सभी नेताओं ने मिलकर के उत्तर प्रदेश के चुनाव में कार्यकर्ताओं का नेतृत्व किया, मार्गदर्शन किया, जनता का विश्वास अर्जन करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं का संगठन है। उन सैकड़ों, हजारों, लाखों कार्यकर्ताओं को ये श्रेय जाता है और अंत में जनता को श्रेय जाता है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की इस नीति को, इस राजनीति को अपना आशीर्वाद दिया है। सर, एक अंतिम प्रश्न। पिछले दिनों हमने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने आपको लकी चार्म कहीं ना कहीं कहा। उन्होंने कहा कि कैप्टन साहब है तो जीत तो होगी ही। किस तरीके से सर इस बयान को देखें, क्योंकि सत्य कहीं ना कहीं साबित होता हुआ नजर आ रहा है और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से जो है सरकार बनती नजर आ रही है। मेरा सौभाग्य है कि मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस प्रकार से स्नेहपूर्ण आशा और विश्वास और अपना आशीर्वाद के तौर पर कुछ बात कही जो ईश्वर कृपा से आज फलीभूत होती हुई दिखाई देती हैं। ये तो कार्यकर्ता के प्रति हमारे नेताओं का स्नेह रहता है, जिसमें हमें वो हौसला अफजाई करते हैं, हमें अपना आशीर्वाद दे करके और हमें और काम करने की प्रेरणा देते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु थे जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन दीपक चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। उत्तराखंड में भी बीजेपी ने काफी बहुमत हासिल कर लिया है।
उत्तराखंड की गंगोत्री विधानसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी सुरेश ने जीत हासिल कर ली है। देखिए आप भी। विधानसभा सीट पड़ा है और गंगोत्री विधानसभा से जो आज तक का अभी तक है जो प्रत्याशी रहा उसकी सरकार जो है उत्तराखंड में बनने जा रही है, हमारी पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और गंगोत्री के जनमानस ने जो मुझे अपार इसलिए प्रेम किया, सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जी संघर्ष टिकट लेने के लिए किया, उसके बाद यमुनोत्री की जनता ने संघर्ष किया, तो उसका प्रतिफलाभ देख रहे हैं कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को संघर्ष करना पड़ा। यमुनोत्री का जनमानस जो समझदार भी है, मैंने पहले ही बोला था, ईमानदार भी है। क्या प्राथमिकता रहेगी? यमुनोत्री को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है और विकसित यमुनोत्री विधानसभा बनाना है। और खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खास खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।